नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। विस्तार न्यूज के दफ्तर की शोभा आज कौन बढ़ा रहा है? प्रदेश के वित्त मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर विस्तार न्यूज के दफ्तर में। थैंक यू ज्ञानेंद्र भाई, आपके पूरे चैनल की टीम के सभी भाई बहनों को और आपके सभी दर्शकों को बहुत पहली फोटो जी मेरी मैरिज की फोटो है। हाँ। और ये आपके कलेक्टर के समय की? ये कलेक्टर से जिस समय मैं रिजाइन कर दिया था, हाँ। बट किसी को पता नहीं था, तो दैट वाज थोड़ा इमोशनल होके फोटो मैंने अपने एक लास्ट फोटोग्राफ की तरह फोटो खिंचवाई थी प्रधानमंत्री जी के साथ। चुनाव के बीच में मोदी जी रायगढ़ से सरगुजा जा रहे थे, तो करीब 20-22 मिनट तक उस दिन चर्चा की। मम्मी जी हैं, फोटो के मसले में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले काजल इधर आओ जरा। हम लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं सर। तो स्वागत नहीं करोगी अपने? अरे थैंक यू काजल। पहचानती हो? जी सर। कौन है? ओपी चौधरी। और बताओ कुछ परिचय। वित्त मंत्री हैं, ये कलेक्टर भी रह चुके हैं रायपुर के। कहाँ की रहने वाली हो? मैं यहीं की रायपुर की। चलिए ठीक है, बढ़िया है। चलिए अंदर चलते हैं सर, आपको मैं पूरा दफ्तर दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोग यूथ हैं, यूथ आइकॉन आए हैं। आप लोग ऐसे सन्नाटे में बैठे हैं, ताली नहीं बजाएंगे? ये इसमें से 50% लोगों की छुट्टी है सर। और मैंने जब बताया, मैंने कहा ओपी सर आ रहे हैं, तो कुछ लोग बीमार हैं, जैसे रसिका देखिए बीमार है, हमारी एंकर है, वो सब लोग पहुंच गए। बोले क्या बात कर रहे हैं, क्या बात? मैंने कहा हाँ, तो ये सब सारे सवाल लेकर तैयार हैं, नहीं तो अभी 50% स्ट्रेंथ रहती है जी। तो आप देरी क्यों हुई, आपको ये भी बता दीजिए आप। और ये तो नहीं कहूंगा मैं कि देरी के लिए खेद प्रकट कर दीजिए। खेद प्रकट करता हूँ। और पब्लिक लाइफ में हमारे बहुत ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन रहते हैं। आज हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट अचानक आए, तो उसके कारण मुझे विलम्ब होना पड़ा। इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे नहीं ऐसा कुछ है। आइए बढ़ते हैं सर, इधर बढ़ते हैं। आप लोग बैठ जाइए। ये हमारा सर इनपुट डेस्क है। आप वैसे तो प्रशासन से लेकर अब राजनीति, अब तो आप दूसरे प्रदेश में जाने लगे हैं चुनाव जितवाने भी बहुत कम समय में। ये हम लोग का चुनाव जितवाने का पूरा सिस्टम है। यहाँ सर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा इनपुट खबर आती है जो ना, तो ये सब कुछ लोगों की नौकरी केवल वॉच करते रहना। टेलीविजन कैसे चलता है कभी आपने सोचा? हाँ, थोड़ा बहुत सोचता था। मीडिया मुझे भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है। CPR रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के? जी बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता था और कई सारे चैनलों में पहले भी जाना हुआ। और मेरा भी था कि अगर मैं IAS में सेलेक्ट नहीं होता तो मैं लिटरेचर में अपना करियर बनाने की सोचता था उस समय, या मीडिया में। अरे सर मीडिया में तो ठीक नहीं आए आप। ठीक है, आइए सर इधर बताता हूँ। ये सब लोग देखिए, ये रवि मिरी हैं, ये रवि मिरी। हम लोग प्रश्न और सवाल एकदम बढ़िया। और यू डियर? एकदम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये छत्तीसगढ़िया हैं। हाँ मालूम है, छत्तीसगढ़िया भाई है। और ये रायगढ़ से हैं सर। हाँ मालूम है ना, पूरा बात बताए तो चुनाव में कह रहे हैं ना सब। हाँ था, आ रही से मिले रही से। हाँ बिल्कुल मिले रही से। तो ओपी चौधरी साहब को ये बहुत, मतलब ये PSC को अगर विस्तार न्यूज में किसी ने सबसे ज्यादा हाइट दी है तो ये नालंदा परिसर जाने के बाद रवि मिरी है। और इसका सवाल PSC से रिलेटेड ही है आपसे, तो शुरुआत PSC से करते हैं रवि। सारे सवाल जवाब पूछ लो आज सर से। मैंने कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, छत्तीसगढ़ के जतके युवा है सब तोला देखत रहते कि ओपी भैया हमन ला नौकरी दी, ओपी भैया हमन ला ये करवाही, हमार भविष्य बनाही। तो छत्तीसगढ़ के युवा मन बा का प्लान है, कतका नौकरी मन बा आने वाला है, खजाना कतका खुलने वाला है युवा मन बन? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार नया भर्ती चालू हो गए है, और सरकार अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुए है। तो PHE में नया भर्ती सैंक्शन हुआ है, WRD इरिगेशन में हुआ है, PWD में हुआ है, NRDA में हुआ है, GST में हुआ है, टाउन कंट्री प्लानिंग में हुआ है, ऐसे लगभग पुलिस में हुआ है, SI का हुआ है, लगभग 19 विभागों में भर्ती हुआ है। एक चीज़। दूसरा चीज़ मैं फिर बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जितनी भर्ती हुई उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती होगी। 5 साल का पूरा समय का आकलन होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जितना डिले होगा उसमें एज का कंपनसेशन भी, छूट भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन मैं साथ में अपनी युवा भाई बहनों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि भारत की इकोनॉमी की जर्नी $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन की इकॉनमी होने वाली है। अभी एक बुक आई है, इंडिया एट 100। भारत की आज़ादी के 100 सालों में भारत कहाँ पहुँचेगा? भिलाई का ही रहने वाला, एक भिलाई में स्कूली डेज पढ़ने वाला एक युवा सुब्रमण्यम, जो बाद में बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बना और प्रधानमंत्री जी का इकोनॉमिक एडवाइजर बना, उसने वो किताब लिखी है। मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, देखो जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करे उसको भी करना चाहिए। मैं एकदम नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, बट वही जिंदगी है, वही फ्यूचर। ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी करियर क्या फ्लैट है।
और भारत की इकोनॉमी की जर्नी आजकल ऐसे चल रही है, राइजिंग। तो जो फ्लैट कैरियर वाला है वो $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो जर्नी होगी उसका लाभ, उसको बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। इस चीज को समझना चाहिए। अभी मेरी बात को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन 15-20 साल बाद जरूर मैं आपको टोकूंगा। मैं क्यों ये अपॉर्चुनिटी मिस करूं और क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों को ये नहीं समझने दूं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप बहुत आसान भाषा में समझाइए कि कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी और कैसे इस तरह की युवा आप पर भरोसा करें, और वो कौन सा रोड मैप है। बहुत सरल भाषा में, ये ट्रिलियन मिलियन वाले चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरल भाषा में बताइए कि कैसे ओपी चौधरी की बात पे आप भरोसा करें। अगर आप गेस्ट इन न्यूज रूम विस्तार न्यूज का देख रहे हैं तो आप ओपी चौधरी जी को सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रदेश की इकोनॉमी कैसे ऐसे होने वाली है। हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसे 2000 के आसपास मैं गांव छोड़ के आया। उस समय किसान की हालत थी कि उसका धान कोई खरीदता नहीं था, उसको धान का दाम नहीं मिल पाता था। ज़मीनों के रेट मुश्किल से 5,000-10,000 रुपये एकड़, अधिकतम 20,000-25,000 रुपये एकड़ होते थे मेरे गांव में। मैं अपने गांव में देख के आया हूं। जो मजदूर हैं उनको दिन भर बेचारे काम करते थे खेत में, खलिहान में, उनको तामी में भूती मिलता था, तामी में भूती मिलता था। और उनके और मतलब उनका लाइफ में जाके जो भूती मिलता था हर हफ्ते 5 दिन में लेके जाते थे, ढेकी में कूट के चावल निकाल कर खाते थे। कोई स्कीम नहीं थी, कुछ नहीं था। जो बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ थे वो बहुत छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ थे। लेकिन आज अभी मैं गांव में जाता हूं तो ज़मीनों का रेट हो गया 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ एकड़ तक हो गया। तो वही जो 20,000 की ज़मीन थी उसके कारण सब किसान अपने आप को गरीब समझते थे, गरीबी में रहते थे। आज बड़ा घर बनाना, 1 एकड़ ज़मीन बेच देता है। जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है वो खड़ा कर देता है। अपने बच्चे को पढ़ाना है, बेंगलोर भेज देता है, आधा एकड़ ज़मीन को बेच के हैदराबाद भेज देता है। मजदूर का आज बार्गेनिंग पावर आ गया, उसको मजबूरी में जाके किसी खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतने स्कीम्स आ गए। बिजनेस के लिए आप रायगढ़ में, कोरबा में, जांजगीर में जाकर देखिए, लोकल कितने सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। उसे 2024 तक आज हम खड़े हैं, 33 सालों में 12-14 गुना बढ़ी है। आने वाले 23 सालों में इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत बड़ा होने वाला है। $3 ट्रिलियन टू $55 ट्रिलियन, मतलब लगभग 17-18 गुना, 16-17 गुना इकोनॉमी जीडीपी का साइज बढ़ने वाला है। तो मैं बोलना चाहूँ इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। आपका प्लान 5 साल का नहीं है, आपका प्लान 50 साल का दिख रहा है। 50 साल के लिए आने वाले 2047 के भारत की बात होती है, आने वाले 23 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बट उसकी बुनियाद और उसके लिए रणनीति तो आज ही बनानी पड़ेगी, आज बनानी तभी हो पाएगा। चलिए नक्सल की बात कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास अलग अलग लोग हैं। ये सौरभ है, ये बस्तर से, सुकमा से हो ना? सुकमा, ये बताओ कि नक्सल को लेकर तुम्हारे मन में जो भी भ्रांति है, नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी से लेकर जिस तरह से 200 नक्सली मारे गए हैं और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जो भी सवाल हो ओपी सर से पूछ लीजिए, क्लास लगी है। सर, नक्सल का ये है कि आप लोग के सरकार में गृह मंत्रालय तो अपना काम जोर शोर से कर रहा है और आप लोग बोल रहे हैं मार्च तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद। लेकिन नक्सलवाद के खत्म होते ही वित्त मंत्रालय का काम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बस्तर के विकास को लेकर आप क्या कर रहे हैं? और नक्सलवाद तो खत्म कर देंगे, उसके बाद बस्तर को कैसे देखेंगे, क्या रोड मैप? देखो, नक्सलवाद को, माओवाद को का जो एक समाप्ति है उसमें सामाजिक आर्थिक विकास का बहुत बड़ी भूमिका है। आज जो उनका काडर बेस खत्म हुआ है उसमें बड़ा योगदान है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जो वहाँ पे कई सारे इनोवेटिव काम हुए। अब सवाल ये है कि माओवाद जब समाप्ति की ओर है तो उनको एक बेहतर विकल्प देते हुए, युवा भाई बहनों को एक बेहतर विकल्प देते हुए उन्हें इंगेज करना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस्तर में टूरिज्म कितनी संभावना है, इको टूरिज्म कितनी संभावना है। धुड़मा रास को गांव को यूनाइटेड नेशंस में 20 गांव की सूची में इको होम स्टे के लिए चुना गया है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम क्या, सेकेंडरी सेक्टर होता है, बड़ा स्टील प्लांट आता है, पावर प्लांट आता है, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बट मुश्किल से 400-500 आदमी को रोजगार मिल पाता है। लेकिन 1,000 करोड़ अगर सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म में कहीं का अच्छा इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उससे लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है। नहीं तो आप लोग, इस दिशा में हमको सोचने की जरूरत है। नहीं तो आप अभी सोच रहे हैं या फिर शुरू कर दिए हैं? आपने इंडस्ट्री पॉलिसी हमने लॉन्च किया पिछले महीने ही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उस इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़िए। सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के लिए जो सनराइज सेक्टर हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, जहां रोजगार ज़्यादा बनते हैं, इस बार पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो फोकस है वो रोजगार केंद्रित है।
न कि इन्वेस्टमेंट केंद्रित। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन और सब्सिडी देने की नीति मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार की गई है। तो उसमें पूरा इस पर झलक मिलता है। होम स्टे इंसेंटिव स्कीम अलग से हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्लान कर रहे हैं। और इससे जैसे टूरिज्म एक सेक्टर बताया, आज देखिए रायपुर में वेडिंग के लिए, मैं अभी हजारीबाग चुनाव में गया था, वो सांसद जी मेरे को यहाँ के एक मैरिज जगह में मैरिज करने के लिए सिफारिश करवाए, फ़ोन करवाए। तो इतना मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में हमारा अगर छत्तीसगढ़ डेवलप होता है, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ डेवलप होता है, इको टूरिज्म के लिए हमारा छत्तीसगढ़ डेवलप होता है, IT सेक्टर के लिए हमारा छत्तीसगढ़ डेवलप होता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो इससे लाखों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे और लोगों को हमारे युवा भाई बहनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सत्यम है जी सर। क्या है कि थोड़ा उलझुल व्यक्ति हैं और हाँ, मतलब ये सबको गाड़ी में बैठाते हैं, मूड़त जी हों, चाहे चंद्राकर जी हों, चाहे ब्रजमोहन जी हों, चाहे आपके जितने भी, और किस किस को बैठा चुके हो? टोबो जी को बिठा लिए हैं, पुरंदर मिश्रा जी को बिठा लिए हैं, अजय सरकार जी का हाल ही में हुआ है। तो और उनके साथ जाता है, ब्रश करता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, तो अलग टाइप का आदमी है, इसलिए थोड़ा इसे सावधानी बरतना है। बिल्कुल सावधानी पूरी बरतना। आजकल मीडिया वालों से थोड़ा सावधानी रहना पड़ता है। नहीं सर, ठीक है। तो सत्यम, जो मन में हो, जिस तरह से सवाल आपको पूछना है पूछ सकते हैं। सर नमस्कार आपको। सर चप्पल से बात करना था, आप जूता पहन के आए हैं हालांकि आप। अब मैं थोड़ा सूट बूट में, बड़ा इंटरव्यू है का क्या गया, नहीं तो चप्पल मेरा नेचुरल चॉइस रहता है। हाँ जी। आप जब अधिकारी थे ऐसी बात चलती, बहुत सरल, बहुत सहज, कभी चप्पल पहन के निकल लिए, कभी ऐसे ही निकल लिए, और अब मंत्री बन गए तो भी चप्पल पहनते हैं। तो एक अंकल ने बताया चप्पल तो पहनते हैं मगर बड़ा ब्रांडेड चप्पल पहनते हैं, 1000 का आता है, 10,000 15,000 का। तो कौन सा ब्रांड के पहनते हो, कितने का आता है, बता दीजिए। मैं देखिए लाइफ में आज यही सोचता हूँ, मैं अभी $3 ट्रिलियन से $55 ट्रिलियन की देश की इकोनॉमिक जर्नी हो रही है, ये मानता हूँ। और मैं अपने जीवन में जो कुछ भी अर्थोपार्जन करता हूँ वो ज्ञान के आधार पे करता हूँ। और आज का भारत और आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इंडिया और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। अपने ज्ञान और इनोवेशन के बल पर बिल गेट्स दुनिया का अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तो मैं अपने ज्ञान के बल पर करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बन सकता हूँ। इंडिया की इस ग्रोथ स्टोरी को मैं इकोनॉमिक्स के सेंस में समझता हूँ और मैं अपना पर्सनल प्रोफेशनल इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये मैं अपना आर्थिक विकास का मेरा रोड मैप पॉलिटिक्स और सामाजिक जीवन से अलग रखता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती, कोई भी सामान खरीदने से पहले मैं रेट का प्राइस देखना ना पड़े। ये मेरे जिंदगी में मेरा बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और ये वही कर सकता है जो जिद्दी हो, आप समझ रहे हो, मतलब बल भर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। ये जब नेता नहीं थे तब भी ये पैसा कमा लिए थे। और मैं इनसे बोला भी था कि सर कुछ गुंजाइश हो तो बताइएगा, क्या टेंशन मत ले तू, मैं हूं ना। तो मतलब हमारा पहले भी डील हो चुका था। तो बल भर पैसा कमाना है अपने बुद्धि से, विवेक से, और प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े लाइफ में। सुरभि तोला कोनो मतलब बस छत्तीसगढ़ी बस पूछ ले। जय जोहार। जय जोहार जी। सर मैं हाँ मतलब मैडम ने लेके प्रश्न पूछना रही थे। क्या निकाले हंसते तोर कंप्यूटर, पहले बता दे। सर ये मैडम के YouTube चैनल है ट्रैवल विद अदिति। ये मैडम बहुत अकन ब्लॉग बनाते, तो मोल प्रश्न यही रही से कि सर वो ब्लॉग में होते नहीं दिखा थे, तो वही पूछना है कि कैमरा के पीछे रही थे का कि आप ही बनाते हो? नहीं, वो अपना प्रोफेशनली करती है और उसका छोटा भाई सिनेमेटोग्राफर है। वो वीडियोग्राफी करता है और मेरा काम अलग है, उनका काम अलग है। हम लोग अपने अपने काम को एंजॉय करके इंडिपेंडेंटली करते हैं। कभी कभी टूरिज्म के हिसाब से मैं साथ में चल देता हूँ, बट मैं कैमरे में कभी नहीं आता। नहीं सर, तो मोर प्रश्न है तो कभी वीडियो बनाए हो का आप हो मैडम के? हाँ ये कह रहे हैं। नहीं सर, ये इसका प्रश्न बहुत जोरदार है। इसका प्रश्न ये है कि भाई उनका शौक है। अब वहाँ तो आप पति हैं, यहाँ भले आप वित्त मंत्री हैं, वहाँ तो गृह मंत्रालय ही मजबूत है। तो मोबाइल पकड़ के कि हाँ मैं पकड़ रहा हूँ, तो ऐसा हुआ है क्या? बहुत बार होता है, करना ही पड़ता है, लेकिन मेरा टेस्ट नहीं रहता है, मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन बाकी प्रोफेशनली उसका भाई करता है उसके साथ। ठीक रिसर्च नहीं कर रहे नीते। चलो रोहित, ये रिपोर्टर आपको परेशान करता रहता होगा बीच बीच में, सवाल पूछिए। सर सरकार को 1 साल हो रहे हैं, वित्त मंत्री के रूप में आपको क्या टास्क मिले थे, कितने पूरे हो गए और अगले साल के लिए क्या टास्क मिला है? देखिए, लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। जनता चाहती है 3100 रुपये में धान खरीदी होनी चाहिए, 21 क्विंटल धान खरीदी होनी चाहिए, महतारी वंदन जैसी योजना आनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना आनी चाहिए, 2 वर्ष का बोनस जो बचा था वो मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें जनता की ही इच्छा है। तो उसके अनुसार हमने मोदी की गारंटी में बिंदुओं को रखा था। उसके साथ ही साथ पूंजीगत व्यय भी हों, मेडिकल कॉलेज भी बने, रेल लाइन भी बिछे, सड़कें भी बने,
नया रायपुर का भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अच्छी आए, बस्तर जैसे क्षेत्रों में टूरिज्म का भी विकास सर रोक रहा हूँ ये आपको, सबको रोक रहा हूँ। बैलेंस करके करने का काम नया करना। रायपुर का आपने जिक्र किया। नया रायपुर कई सरकारें आई, किसी ने बुनियाद रखी, किसी ने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, किसी ने मुख्यमंत्री निवास बनाया और कोई अब शिफ्ट हो रहा है। नया रायपुर को अगर छत्तीसगढ़ की जनता सुनना चाहे कि ओपी चौधरी के दिमाग में नया रायपुर को लेकर के प्लान है और कब तक नया रायपुर बस जाएगा और कब तक बड़ी सिटी के रूप में डेवलप हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अर्बन जो आज का जो डेवलपमेंट मॉडल है पूरी दुनिया का, उसमें अर्बन सेक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत निश्चित रूप से गांव का देश है, गांव की हमको चिंता करनी ही है, हम कर ही रहे हैं, किसान, महतारी वंदन सब दृष्टिकोण से। लेकिन अर्बन सेंटर्स को ग्रोथ हब के रूप में डेवलप करेंगे, तभी वहाँ से टैक्स आएगा, जीडीपी का साइज बढ़ेगा और हम किसान और माताओं बहनों की योजनाओं को सस्टेन कर पाएंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी दे पाएंगे। इसलिए एक ग्रोथ हब के रूप में अर्बन डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, ये हमारे पूरे दफ्तर के नेता हैं, जैसे हर दफ्तर में एक नेता होते हैं ना, तो मृगेंद्र भाई को हम लोगों ने नेता की उपाधि रखी। कागज वो लेके चलते ही, कागज में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानूंगा, तो ये नेतागिरी टाइप के सवाल आपसे करेंगे मृगेंद्र भाई। पॉलिटिकल सवाल ही आपसे करूंगा कि राजस्थान में जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, तीनों जगह बीजेपी की सरकार बनी, तो अलग अलग चीफ मिनिस्टर बने। राजस्थान में जो भजन लाल शर्मा है वो भी प्रदेश महामंत्री थे और पहली बार विधायक चुने गए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आप भी पहली बार के विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री थे, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो कहाँ कमी रह गई और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में पद कोई पद नहीं होता है, दायित्व होता है, और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में शिद्दत से उस काम को पूरा करता है। आई एम टू जूनियर, मैं बहुत ज़्यादा जूनियर हूँ, और जितना मैं बेस्ट जिस भी रोल में मुझे पार्टी संगठन देती है उस रोल में उसे पूरा करता हूँ। अभी मेरा तो बहुत शुरुआत है, ये सब कोई विषय ही नहीं है। चलिए स्वेच्छा। जय जोहार सर। सर मोर सवाल थोड़ा अलग है, जैसे आप में रायगढ़ क्षेत्र के हो ना, तो मैं ऐसे सुने हो कि ओती बार किसी बड़े बड़े किसान होते, खेती किसानी सब भी फिर उमन वो सुक्सा करके खाते, सिरम केरिया हो गए, पतारे सुखड़ी करके खाते। खोइला आप- बोलते हाँ, हैं, खोइला, खोइला हाँ। बोलते हैं। तो आप उमन खाता हो कि ऐसे काबर खाते हो तिकमन? अभी तो आप ओकर मंत्री एक खाता हो कि नहीं? एक टेस्ट एक सेकंड रुक रहा। इनके खाने पीने का अंदाज मैं बताता हूँ। एक बार ये रायपुर कलेक्टर थे, तो मैं इनके पास गया, कोई मैं उस समय किसी दूसरे चैनल, मैंने कहा सर एक जल्दी से एक रिएक्शन चाहिए था। तो ये स्लीपर पहन के और सॉक्स पहन के ऐसे थाली में खा रहे थे, ठीक है, भाजी या चावल था। तो मैं बोले सुन ना, तू खाना खाया? मैंने कहा मैं नहीं खाया हूँ। बोले ले तू भी खा यार, उसी में ले तू भी खा, तू भी खा। तो ना ये कलेक्टर के समय तो जितना तुम पूछ रही हो ना, ये सब उसी तरह से खाते पीते हैं। खैर रमतोरिया में आते हैं। ये खोइला मतलब खाता हो कि नहीं आप? हाँ बिल्कुल खाते हो, और ओकर टेस्ट ही क्या होते, बचपन में जो चीज़ खाते रहते आदमी का टेस्ट डेवलप हो जाए, तो मैं ज़्यादा मजा थे आदमी ला। तो आजकल तो साग भाजी मिलबे करते ना, हरा भरा हमेशा। हाँ, तो वो ला खाते हो, मैं हरा भरा साग भाजी ला भी खाता हूँ, बट खोइला के अलग ही टेस्ट होते। चलिए जरा ये इनपुट का मामला हो गया, इधर चलते हैं। रुचि, मैं ये पूछत रही हूँ कि आप का उगाए हो खेत में? खेत में एक सेकंड सर, इनका खेत जो है, कौन आप गए थे ना मृगेंद्र भाई, खेत वेत में कैसे टाइम दे लेते हैं? और खेत मैंने देखा भी था भाई, उसी में दिखता है आपके रील में। अभी टाइम तो नहीं दे पा रहे हूँ, लगभग नहीं बराबर, बट हमारा जो बूथ अध्यक्ष है और मेरा छोटा भाई, वो दोनों मिलके संभाल लेते हैं। सर अभी मैडम का बात चल रहा था, सर भी ब्लॉग बनाते हैं। हाँ है ना सर, मोर खेती आप बनाते हैं? हाँ, है ना? बिल्कुल। तो बाकी मैं जब विपक्ष में था पूरा फुल टाइम खेती में भी देता था, क्योंकि वहाँ मेरा वो राजनीतिक ग्राउंड भी है, वहाँ रहना भी होता है, तो साथ में सुबह 6 बजे से लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है, खेती भी हो जाती है। अनुराग, काम कर रहे हो? कोई सवाल है? सवाल है सर आप बहुत जल्दी यूपीएससी क्लियर कर लिया था, लेकिन बहुत सारे एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो 9 साल मतलब कि पूरी जवानी अपनी लगा दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी नहीं निकल पा रहा। तो तुम भी तैयारी किए थे क्या? मैं सोचा हुआ था, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो फिर मेरा मन बदल जाता है कि भाई पत्रकारिता में भी काफ़ी लंबा करियर है। सही है, बहुत अपने रोल मॉडल हर तरफ खोज रही हाँ, तो फिर आपका विवेक क्या कहता है इन लोगों को लेकर? नहीं, देखो, मैं तो इसको एक सामाजिक रूप से और देश के लिए एक बड़ी चुनौती मानता हूँ, क्योंकि जितना लंबा समय हमारा युवा दे रहा है और जितनी बड़ी संख्या में युवा एनर्जी वहाँ पे जा रही है, तो हमको कुछ और भी सोचने की ज़रूरत है। सूर्यांश सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। सर एक बार हर हर महादेव बुलवा दो, थोड़ा माहौल गर्म हो जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस का है ना? वाह, बहुत बढ़िया। बनारस में से गुरु कहते हैं लोग, तो अगर आप जैसे मंत्री भी हैं जाएंगे तो लोग कहेंगे गुरु चौचक अंदाज है, मजा आयल कि नहीं? तो वही मैं पूछना चाहूँगा सर, इस हर हर महादेव के बाद आपके मजा आयल कि नहीं? शिव हमारी आस्था के, एनर्जी के सबसे बड़े केंद्र हैं,
और वो मृत्यु के देव माने जाते हैं। और मृत्यु मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है, और हमेशा मैं उसको समझने की, उसके बारे में क्या होता होगा, तरह तरह की सोच मेरे विचार में आते हैं। इसलिए मैं शिव की आराधना भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, और डेथ क्या है उस मिस्ट्री को भी कई बार मन सोचने समझने की कोशिश भी करता है कि शिव से अलग ऊर्जा मिलती है। अस्मित, सवाल है? हाँ सर। जल्दी से पूछ लो। सर अक्सर हम देखते हैं कि अधिकारी जब कोई नए रूल को लाने की कोशिश करता है तो पॉलिटिशियन के साइड से उनको प्रेशर आता है। आप पहले अधिकारी थे और अब आप पॉलिटिशियन हैं, तो आपके सामने जब कोई अधिकारी कोई नई पॉलिसी को एक सेकंड, मैं समझ गया। अधिकारियों पर आप कितना प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि प्रेशर आप भी झेले हैं। ये सवाल सबके मन में है कि नहीं भाई? सबके मन में है कि आप जो कलेक्टर एसपी हैं उनको कितना हड़काते हैं आप? ईमानदारी से बताइए। ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं कैसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए कैसे गेटिंग थिंग्स डन, काम करा लेना, उस पर मैं कोशिश करता हूं बिना कुछ उनको दबाव डाले, और एक विश्वास करके अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट को डील करेंगे तो बेटर आउटपुट आते हैं। बहुत सारे नेता ये भी कहते हैं, आपके बीजेपी के अंदर के ही कहते हैं, यार ओपी चौधरी साहब नेता तो बन गए हैं लेकिन अभी भी अधिकारी टाइप कई बार हड़का देते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठाते, इस तरह की बात भी करते हैं। उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, हर चीज़ में बैलेंस करना ज़रूरी है। पॉलिसी के लिए काम करना भी ज़रूरी है, जनता के लिए काम करना भी ज़रूरी है, कार्यकर्ता के लिए भी काम करना ज़रूरी है। झारखंड जाएं तो झारखंड में भी समय देना ज़रूरी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी समय देना ज़रूरी है, प्रभार के जिलों में भी समय, तो सब चीज़ों में बैलेंस करने की। झारखंड में कितनी सीट की जिम्मेदारी मिली थी सर आपको? 6 सीट की जिम्मेदारी मेरे को। कितने में जीत मिली? 5 में जीत मिली। शुभकामनाएं आपको, अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक था, बट ओवरऑल झारखंड से जुड़ा एक सवाल है। ओवरऑल मेरे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं और रहा। यहाँ उड़ीसा में उड़ीसा में मैं करीब 8 सीट पे में काम किया था। कितने सीट में? 7 में जीते थे। क्या सवाल है आपका उड़ीसा? मैं ये बोल रहा था सर कि आप झारखंड गए, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मंत्री गए जी। कुछ लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन नहीं, क्या- इसको ऐसे क्या- इंडिविजुअल नहीं, वैसा मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ सरकार क्यों नहीं बन पाई भाजपा की? क्योंकि आप लोग उड़ीसा गए, वहाँ सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने बनाया ही, जो कि बोल रहे थे कि नहीं बनेगी सरकार। झारखंड में क्या कमी बोल रहे थे? क्या? छत्तीसगढ़ काफी लोग बोले थे, हमको पता था। राजनीति बहुत ज़्यादा देश काल परिस्थितियों सर्कमस्टांसिस पर डिपेंडेंट होती है। पार्टी और संगठन हम लोग सब पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से सब लोग काम करते हैं। वो तो समय परिस्थिति रहता है, जगह जगह की बात होती है। तो अभी मंथन उस पर निश्चित रूप से झारखंड पर चल रहा है, और मेरे एरिया में जो 6 में 5 सीट जीत हुए, एक चांस की बात है। ओवरऑल हमारे रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। रसिका ये बीमार थी, देखिए आपसे सवाल करने के लिए आई है, छुट्टी कैंसिल करके। हाँ रसिका। सर मेरा सवाल पहले तो मैम से जुड़ा एक है, क्योंकि इंस्टाग्राम में वो मेरे एडिड हैं और मैंने देखा कि उनको घूमने का बहुत शौक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि इतनी सुंदर जगह अपने हस्बैंड के साथ ही घूमें, लेकिन आप बिजी, आपका लड़वाओगी तुम। बिजी शेड्यूल रहता है, तो घर में कभी इस चीज़ को खुद तो ब्याह की नहीं हो, और जिनका हो गया है वहाँ घर में आग लगा रही हो, पूछ लो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वित्त विभाग कैसे संभाल रहा है ये गृह विभाग अपना? नहीं, इसका कहना है कि सामंजस्य कैसे बनता है, क्योंकि जो आपने अभी गिनाया, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है, कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल, पब्लिक लाइफ में आज के बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं बहुत सारे मतलब समय नहीं दे पाता हूँ, और शायद थोड़ा जस्टिस उतना नहीं कर पाता हूँ, बट वो भी स्थिति को समझती है और एडजस्ट करती हैं, और बैलेंस करना पड़ता है। महिमा। थैंक यू। सर मेरा सवाल ये था कि देश के प्रधानमंत्री के आप लाडले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नहीं बहुत सर, सारे कार्यकर्ता, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ सर क्योंकि जब कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो सर देश के प्रधानमंत्री से इतना प्यार मिलना आपके लिए कैसा होता है? देखिए, अच्छा, गृह मंत्री से भी जब मिलते हैं, फोटो आती है तो मुस्कुराते हुए आती है। जी सर, जी। तो इसके पीछे का कुछ राज बता दीजिए आज विस्तार से। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी एक स्टालवर्ट हैं राजनीति के, और हमारी पार्टी को आज वो लीडरशिप देने का काम पूरी तरह से कर रहे हैं, और पूरे देश को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के लिए, न केवल कार्यकर्ता के, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। और आज की तारीख में वो देखते हैं कि स्माइल कर देते हैं, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वतन, आइए देखिए, इनका नाम वतन है। वाह, वतन, वतन को देखिए आप। ग्रेट। सवाल है जी सर। क्या? सर आप वित्त मंत्रालय संभालते और सरकार के सेहत के भी ख्याल रखते हो, तो हमार सेहत पर कुछ टिप्स दे दो। ये कह रहे हैं हमार सेहत पर, ये थोड़ी दुर्बल है, काम बहुत करते हैं। नहीं, कोई नहीं। ये देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जेनेटिक रहती हैं।
तो पतला होना, मोटा होना, मतलब हर मोटा आदमी अस्वस्थ हो, हर दुबला आदमी अस्वस्थ हो, या हर मोटा आदमी स्वस्थ, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आप अपना पूरे बॉडी का बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन रहे, योगा, वॉक, ये सब फिजिकल, ये सारी चीज़ें आप करते रहें, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक बैलेंस निश्चित रूप से रखें, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, ग्रीनरी, अच्छा, इन सब चीज़ों को फोकस करें। सब तो अच्छा होगा वतन। जी सर। एक दिन तुम्हारे पास भी, समझ रहे हो ना, बैठो। ये धर्मेंद्र द्विवेदी जी हैं सर, ये अभी नोएडा फिल्म सिटी से आए हैं, लगभग 15 साल नेशनल मीडिया में रहे हैं। मेरे आग्रह पर ये रायपुर आए हैं, तो हमारे वित्त मंत्री हैं, युवा रोल मॉडल हैं प्रदेश के। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो? बीजेपी पिछले कुछ चुनावों से 2 डिप्टी सीएम लेके आ रही है राज्यों में। ये पावर बैलेंस करने की है कोशिश है या पावर को सेंट्रलाइज्ड ना होने देने की कोशिश है? इस पर मेरा आपसे जवाब आपसे चाहता हूँ। नहीं धर्मेंद्र जी, देखिए, पार्टी में जब हम काम करते हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो कुछ चीज़ें पे स्केल के अंडर होती है, कुछ चीज़ें पे स्केल से ऊपर की होती है। आपका सवाल है ना मेरे पे स्केल से ऊपर का है, ठीक है, तो अपने पे स्केल की चीज़ों पर ही दिमाग लगाना चाहिए, पे स्केल के ऊपर की चीज़ों पे नहीं। बहुत सारी लीडरशिप है, आला कमान है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो देश और प्रदेश को कैसे चलाना चाहिए बहुत भली भांति जानते हैं। हमको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम ईमानदारी से चलाना चाहिए। ये पे स्केल से ऊपर का है। पे स्केल वाला कोई और है आपके ये अंदर? सवाल नहीं है, हमें लगा कि मंत्री जी से सवाल हमारा इसलिए जाया था, मुझे लगा कि युवा रोल मॉडल है और अमित शाह और मोदी जी के लाडले भी हैं, तो हमें लगा कि पार्टी में इसीलिए लाडले हैं कि पे स्केल से ऊपर बात नहीं करना। राजनीति में अपना काम करना चाहिए, हर जगह अपना काम को एंजॉय करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शाह जी को देखकर पॉलिटिक्स में आए कि मोदी जी किससे प्रभावित होकर आए? किससे प्रभावित होकर आप राजनीति? निश्चित रूप से दोनों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की जो नीति है और मोदी जी का जो लीडरशिप है, उससे मैं पूरी तरह से इंस्पायर्ड हूँ। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं सर, इधर बढ़ते हैं सर। ये पीसीआर है हमारा, यहीं से सब कुछ चलता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एकमात्र न्यूज़ चैनल है ये, जो भोपाल में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह हमारे पास ये पीसीआर है, ऐसा और किसी के पास नहीं है। तो जो आप वो कह रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है, विकास, तो ये सर न्यूज़ चैनल की न्यू भी एक विकासशील। निश्चित रूप से चैनल और मीडिया भी सर्विस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जिस तरह से आपने चैनल इस्टेब्लिश किया है, मीडिया का एक बड़ा सेगमेंट इस्टेब्लिश किया है, वो लोकतंत्र की दृष्टि से भी बहुत चौथी स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण है, और इकोनॉमी में भी सर्विस सेक्टर को ग्रो कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने स्टूडियो में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, ये पूरा वीडियो में दिखाई दे रहा है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। चलिए अभी स्टूडियो की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसा स्टूडियो जो है अभी जो आप बोल रहे हैं, स्टूडियो में आपको भी बैठाऊंगा, जो यहाँ आता है उसकी एक प्रैक्टिस होती है। जरूर जरूर। ये देखिए तस्वीर आपके सब गार्डन और ये सब इन लोगों ने लगा रखी है। एक वीडियो है, जरा वीडियो प्ले करिएगा। एक वीडियो जब आप वहाँ गए थे कला केंद्र, तो एक बच्चे को आप खिला रहे थे। ये देखिए, ये कहाँ वीडियो प्ले करना जरा, ये देखिए, ये देखिए। आपने इसको कहा था सबसे अच्छा बच्चा है, ये टैलेंटेड बच्चा है। इसके बाप को जानते हैं सर आप? मैं तब नहीं जानता था, बाद में मुझे पता चला। इसका तब मैं नहीं जानता था, जब मैं इससे मिला था, इसको तबला बजाते हुए देखा था, जब मैं इसको उठाया था, तब मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला ज्ञानंद भाई का बेटा है। अच्छा, मैं इसलिए बाप बोला अधिकार से, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया क्योंकि इस बच्चे का बाप मैं ही हूँ। तो उस दिन नहीं मालूम था मुझे। उस दिन मेरी पत्नी आई, और मेरी पत्नी आई और वो फोटो लेके आई और सब कुछ, ये देखिए क्या हुआ। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ। अच्छा, मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि आप इसके लिए कोई तबला वादक घर में लगा दो। हाँ। मैंने कहा ये कला केंद्र खुला है, हाँ। और मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, कला केंद्र में जाओ, मेरे बच्चों को वहाँ सिखाओ। और जब आप गए ना, तो मैंने कहा देखो ये किसी प्राइवेट से, ये थोड़ी अभी पता जो अभी प्यार इसको मिला है। और मैं ये बात जो बोल रहा हूँ कि 3 ट्रिलियन to 55 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसमें कला का क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, सब में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। तो कला केंद्र जैसी चीज़ों को भी हम आने वाले समय में प्रोत्साहित करना चाहते हैं। रायगढ़ में कला एवं साहित्य महाविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी को निवेदन करके मैंने अभी करवाया है। तो ये सब सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। 2-3 सवाल अब मैं ऐसे पूछ लेता हूँ जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। सर, चूँकि आपसे हर कोई यहाँ सवाल केवल नौकरी रोजगार की पूछना चाहता है,
शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सवाल किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने रोक रखी है शिक्षक भर्ती। तो क्या शिक्षक भर्ती, इतनी बड़ी शिक्षक, 30,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती आपके विभाग में रुकी है या आपने रोकी है? क्या उसके पीछे हर्डल आप हैं क्या? देखिए, सरकार में एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट किसी चीज़ को कर दे, किसी को रोक दे, ऐसा नहीं होता है। हर हफ्ते लगभग मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारी कैबिनेट बैठती है, तो उस कैबिनेट में सारी चीज़ों पे चर्चा होती है, सब पे डिसीजन होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है। आज हमारी पूरे कैबिनेट में इन विषयों पर हर बार चर्चा होती है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार पूरी सरकार तय करती है। इसमें ऐसा कोई रोकने वाला विषय नहीं है। जब सरकार तय करेगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगी चीज़ें। पूरी सरकार एक साथ निर्णय इस तरह के बड़े मसलों पर लेती है, ये मैं स्पष्ट ये करना चाहूँगा। और दूसरा, अपने युवा भाई बहनों को इतना बोलना चाहूँगा कि 5 सालों में कांग्रेस के समय जितनी भर्ती हुई उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती होगी। ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिसके एज में डिले होगा, एज में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है लगातार। चलिए, दूसरा नौकरी से जुड़ा ही सवाल, पीएससी को लेकर। जो पीएससी में आपने बदलाव किया, सरकार बनी, आप लोगों ने कर दिखाया। देखिए, मेरा काम कई बार ये होता है, मुझसे लोग कहते हैं कि अरे आप तो बड़ा सरकारी सवाल पूछते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पीएससी, मैंने एक हेडिंग दी थी, बदनाम पीएससी का नाम हो रहा है। जब से सरकार बनी, पीएससी को कोई ना कोई दाग लगता रहा। ये जो आप लोगों ने किया है, इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, किस तरह की मेहनत है और क्या रणनीति रही है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है और आने वाले 4 सालों में भी इसी तरह से एग्जाम लोगों को मिलेगा, ऐसा आश्वासन आपकी तरफ से अगर मिल सके? जब विपक्ष में थे, हम लोगों ने पीएससी में जो भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, उसकी लड़ाई भी लड़ी थी युवा साथियों, युवा भाई बहनों के साथ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम जो गुनहगार हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। सरकार बनते ही, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया और सीबीआई ने बहुत तगड़े एक्शंस भी लिए हैं। कई लोग जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। और दूसरा, रिफॉर्म की दिशा में भी बहुत सारी चीज़ें की गई। रिफॉर्म कमीशन से लगातार चर्चा करके पीएससी ने जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है वो अपना काम रिफॉर्म कमीशन के माध्यम से कर रही है। तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य जाकर देखे कि हमारी भी पीएससी की बहुत सारी अच्छी चीज़ें पहले ज़माने में हुआ करती थी, उनको फिर से रिवाइव किया गया। जो अन्य राज्यों में ट्रांसपेरेंसी के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं जिनसे गड़बड़ियों को रोका जा सके, उस पर भी मेजर उठाए गए। खैर, कि उस पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इंटरव्यू, सबसे असली चीज़ होती है नीयत सबसे महत्वपूर्ण होती है। पिछली सरकार के समय माफिया राज था और नीयत में खोट थी, तो इसलिए सिस्टम रहेगा तो भी सिस्टम का दुरुपयोग होगा। तो जैसे मैं इंटरव्यू की बात करूं, इंटरव्यू में जो युवा जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था किसका बोर्ड कैसे होगा, वो केवल ढकोसला होता था। अभी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझे पता चला है, युवा भाई बहनों ने ही बताया कि उनका बोर्ड पता चला, किस बोर्ड में उनको जाना है, पूरा लॉटरी से निकला हो। पहले वो छद में ढकोसला होता था, तो उसको इस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती। आंसर शीट में आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कांग्रेस के समय में कई युवा एक आंसर को एक ही टाइप से बराबर क्वालिटी में लिखे हैं, लेकिन किसी को उसी में 2 नंबर भी मिल रहा है, किसी को उसी में 8 नंबर भी मिल रहा है, किसी को 0 नंबर भी मिल रहा है। ऐसा भी हुआ। तो मुझे ज्ञात सूत्रों से इस बार पता चला, अखबार में भी आए थे कि इस बार एक सिस्टम यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके सारे आंसर्स को सेपरेट कर दिया गया और एक आंसर सारे कैंडिडेट्स का एक ही एग्जामिनर ने चेक किया। एक आंसर वाइज चेकिंग हुई, कोई पूरे पेपर की चेकिंग नहीं किया। तो उससे सारे आंसर में एक सिमिलरिटी रही स्कोर देने में। और आप जब इतने अलग अलग आंसर को अलग अलग एग्जामिनर से चेक कराते हैं, तो किसी कैंडिडेट की एग्जाम को अभी अखबार में पढ़ा था मैं, 300 से ज़्यादा एग्जामिनर ने चेक किया। तो कोई सेटिंग कैसे कर सकता है? मतलब 300 अलग अलग एग्जामिनर करेंगे तो सेटिंग नहीं कर सकता। परिवार की जो परिभाषा थी, इसको इनका नियत खराब था, इसलिए इन्होंने सीमित कर दिया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया। अभी जीवन किशोर ध्रुव के यहाँ मुझे पता चला अभी कि उसके यहाँ वो मिला है, पुराने पीएससी के आंसर शीट मिले हैं। तो इसका मतलब है कि बाद में आंसर शीट को, मेंस के आंसर शीट को बदल दिया जाता था। इसकी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह के सिचुएशंस थे, उसको पीएससी ने शिद्दत के साथ ठीक किया। इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा पीएससी और उनकी पूरी टीम को। और हमने उनको साफ तौर पे एज ऑफ फिनांस मिनिस्टर
मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी लेना हो, कोई भी नया मैन पावर चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सेटअप नया सैंक्शन कराना हो, तो हम 24 घंटे के अंदर कंटिजेंसी एडवांस दे करके हम सैंक्शन करेंगे। जो बजट में नहीं वो भी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ युवा भाई बहनों के साथ भर्ती तो इम्पॉर्टेंट है ही, भर्ती से ज़्यादा ईमानदार और ट्रांसपेरेंट भर्ती है। मतलब इसके लिए मुख्यमंत्री जी की के नेतृत्व में हमारी सरकार कमिटेड है। मतलब 1, 2, 4, 5 करोड़ से सीट नहीं मिलने वाली है, मेहनत से ही मिलना है। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी लोकतंत्र का तकाजा होता है कि युवा भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का न्याय ना हो, किसी ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर ना किया जाए, मेरिट के आधार पर चयन। अंतिम के 2 सवाल। ओपी चौधरी की सरकार में बहुत चल रही है, बड़े बड़ों से ज़्यादा चल रही है, पुराने नेताओं से ज़्यादा चल रही है,